जी जी जी। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द uterovaginal prolapse management. The main aspects of the uterovaginal prolapse management is, okay, we can divide it into either into the conservative management or the सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी अ यूट्राइन प्रिजर्विंग प्रोसीजर, जिसमें कि आपने यूट्रस को प्रिजर्व करना है। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड प्रिजर्विंग द यूट्रस? Definitely you know that it will be in case when the patient herself does not want hysterectomy, and secondly is that when she has fertility concerns. So in that case you have to opt for the management which is either non-surgical, conservative, and even if it is surgical then it should be the one where you are going to conserve the uterus. Then coming towards the surgical is, if she wants a definitive management, then if we talk about the definitive, it is the hysterectomy, because once the uterus is just surgically removed, it means that the prolapse which was taken out has been gone away. So in this way हमने basically जो management को divide किया है, that is based on upon the patient's age, patient's fertility concerns, patient's wishes. अब अगर हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दैट इंक्लूड्स ईदर नंबर वन स्टेप पे आ जाती हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। तो व्हेन डू वी सजेस्ट द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस? अगर आप डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट द नाइस गाइडलाइंस, तो दे से कि इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स वी कैन गो फॉर द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आर एक्चुअली द कीगल्स एक्सरसाइजेज, जिसमें कि पेशेंट इज़ एडवाइज्ड कि 3 times a day, like she has to contract the pelvics and then squeeze and then release, squeeze and release। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम छोटे बच्चे को कहते हैं कि अपना यूरिन होल्ड करके बैठो, तो यूरिन जिस तरह होल्ड करके उसकी पोजीशन होती है बच्चे की, तो वैसे ही हमने अपने स्फिंक्टर को टाइट करना है और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर टाइट करना है और फिर रिलैक्स करना है। तो व्हाट विल हैपन एवरी टाइम दिस एक्सरसाइज विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 20 minutes, जिसमें कि 8 to 10 times पेशेंट अपने पेल्विस को स्क्वीज़ करेगा और फिर रिलीज़ करेगा और फिर स्क्वीज़ करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, और ये उसको सुबह दोपहर शाम ईच टाइम हम 20 minutes के लिए उसको वी विल एडवाइस कि ये एक्सरसाइज को वो फॉलो करेगा। तो ये जो हमारे पास नाइस गाइडलाइंस हैं, दे से दैट दिस क्योर्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स इन दिस वे। सो बेसिकली इट्स अ स्टेप वेयर either the patient is not fit for the surgery or she wants to conserve the uterus and she has got some fertility concerns. Secondly हमारे पास आ जाता है कि आपने जो conservative management है उसमें what other option can you choose, तो उसमें हमारे पास pessary insertion can be there। अब पैसरी इंसर्शन क्या है कि आपने रबर पैसरी या सिलिकॉन पैसरी, पहले हम लोग जो साइज़ की एस्टिमेशन करते हैं दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ द रबर पैसरी। उसके लिए हमारे पास 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड है या फिर हम उसमें जो उसका पेल्विस है उसकी एक्सरसाइज का असेसमेंट करते हैं। तो उसमें हम लोग जनरली स्पीकिंग ये करते हैं कि एक स्मॉल साइज होती है, एक मीडियम साइज होती है और एक लार्ज साइज पैसरी होती है। तो हम इस पैसरी को लेके वजाइना में इंसर्ट करते हैं और स्क्वीज़ करके इस तरीके से इंसर्ट करते हैं कि एंटीरियरली फेसिंग द प्यूबिस, पोस्टीरियरली द सैक्रम, और इस तरीके से हम स्क्वीज़ करके इसको जब अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये जाके सर्विस के अराउंड फिक्स हो जाती है। तो अल्टीमेटली दिस विल होल्ड द यूट्रस इन सच अ वे कि जो प्रोलैप्स है इट विल टू सम एक्सटेंट बी क्योर्ड। तो अब इसमें जो नाइस गाइडलाइंस हैं दे से कि 3rd to 4th डिग्री प्रोलैप्स तक it can be managed by means of the pessary when the patient wants to conserve the uterus and she has got some fertility concerns. Now what are the side effects associated with the pessary? Yeah, either it can be pessary expulsion or there can be erosion because of the pessary or because of फेलियर ऑफ द मैथड डेफिनेटली उसमें हो सकता है। तो अल्टीमेटली
these were the conservative measures जिसमें कि आपने उसको follow किया. लेकिन फिर if she wants to conserve the uterus and also she wants a surgical management, in that case what to do is the best management to choose is you go for the sacrohysteropexy. So what is sacrohysteropexy? It is actually the placement of a mesh behind the uterus between the anterior longitudinal ligament on the sacrum and a posterior aspect of the uterus. तो ये Y shaped एक mesh है जिसको हम लोग place करते हैं और इसको हम लोग जब अटैच करते हैं तो इसके यहाँ पे अराउंड सारी फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाने के बाद अल्टीमेटली हम जो है ना हमारी यूट्रस फिक्स हो जाती है इस तरीके से. तो लेकिन हम एट द सेम टाइम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि वंस यू कंसीव देन द डिलीवरी शुड बी बाय मीन्स ऑफ इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सी सेक्शन because labor will again aggravate the prolapse and ultimately there can be the prolapse again. So sacrohysteropexy is the best management of option in regarding the surgical management if the patient wants to conserve the uterus. बेटा माइक ऑफ कर दें. If the patient wants मैम वो जी एक क्वेश्चन पूछना था जी बताएं. आपसे. क्वेश्चन पूछना था कि आपने क्या बोला जो हम हिस्टेरोपैथी करते हैं sacrohysteropexy किसमें मैश हिस्टेरोपैथी जो करते हैं आपने क्या बोला मैश को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं इंटीरियर लिगामेंट कहाँ का बेटा sacrohysteropexy. sacrohysteropexy का मतलब है कि sacro means sacrum, hystero means uterus, pexy means mesh place करना. तो sacrum और uterus के दरमियान में mesh place करना, that is sacrohysteropexy. तो इसमें हम लोगों ने Y शेप एक mesh है जो कि हमने on the sacrum के ऊपर जो anterior longitudinal ligament है उसके ऊपर और साथ में हमने posterior aspect of the यूट्रस के ऊपर हमने एक मैश को अप्लाई किया है और हम जो स्पेकुलम इंसर्ट करके हम सर्विक्स को थोड़ा सा असेंट अप करते हैं टू द डिज़ायर्ड लेवल और उसके बाद हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं मैश को. तो इस तरीके से फिर बाद में वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली वो आपका जो यूट्रस है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में प्लेन में आके फिक्स हो जाता है. तो इफ़ दिस पेशेंट कंसीव्स तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि द नेक्स्ट योर डिलीवरी शुड बी बाय मीन्स ऑफ लोअर सेगमेंट सी सेक्शन बिकॉज डिलीवरी विल एग्रीवेट द विजाइनल डिलीवरी विल एग्रीवेट द प्रोलैप्स. तो ये उसका हमारे पास यूट्राइन कंजर्विंग सर्जरी की बात आ जाती है. तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है कि अगर द प्रोलैप्स इज़ बिकॉज ऑफ द elongated cervix है and she wants to conserve the uterus, so in that case we will go for the Manchester repair. तो Manchester repair में क्या होता है कि आप बेसिकली एम्प्यूटेशन करते हैं cervix की तो अल्टीमेटली वो जो प्रोलैप्स था वो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है. आपने सर्विक्स की एम्प्यूटेशन की और इंटीरियर पोस्टीरियर विजाइनल वॉल्स को वहाँ पे आपने प्लाइकेट कर दिया. इस तरीके से कैविटी भी आपकी सर्विक्स की ओपन रहेगी और वो सर्विक्स भी आपका स्मॉल हो जाएगा तो प्रोलैप्स आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा. अब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है तो जाहिर है आपने फिर अगर सिस्टोसील है तो सिस्टोसील की करेक्शन भी करनी है. सिस्टोसील करेक्शन को हम कहते हैं एंटीरियर कॉल्पोरेफी और अगर हमने पोस्टीरियर करेक्शन करनी है तो हम उसे कहते हैं पोस्टीरियर कॉल्पोपोरिनियोग्राफी. तो इस तरीके से हमने ये प्रोसीजर को चूज़ करना है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द यूट्राइन रिमूविंग सर्जरी तो उसमें हम लोग फिर ज़ाहिर है विजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं. दैट इज़ द डेफिनेटिव प्रोसीजर. और इन दैट केस हम क्या करते हैं कि अगर उसके साथ अगर पेशेंट को सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है तो इट नेवर हैपन्स कि सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स इज़ विदाउट एंटीरियर विदाउट सिस्टोसील और रेक्टोसील. तो इसलिए आप लोगों ने विजाइनल सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में विजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर साथ करना है आपने. अब इसमें हमारे पास थोड़ा सा जो रिस्क आ जाता है वो ये है कि यहाँ पे पेशेंट में वॉल्ट प्रोलैप्स हो सकता है. तो पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स को बचाने के लिए हम आमतौर पे क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइंस दे से कि आपने प्लाइकेशन करनी है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स की आपस में उसको वहाँ पे प्लाइकेट कर देना है वॉल्ट के साथ उसको लाइगेट कर देना है ताकि उसको स्ट्रेंथनिंग मिल जाएगी. तो इस तरीके से जो प्रोलैप्स है वो आपका एग्रेवेट नहीं होगा. नाउ
फर्दर मोर ये कि आपने उसमें अगर आपका वॉल्ट प्रोलैप्स है तो उसमें फिर मैम अभी रिपीट कर दें। जी आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो प्रिवेंटिव मेजर है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स, तो वो प्रिवेंटिव प्रोसीजर आपके पास जो है दैट इज़ एक्चुअली द application of the uterosacral ligament on the vaginal vault। ठीक है, तो आपने अप्लाइकेशन कर ली है। ये अगर आप गाइडलाइंस पढ़ते हैं नाइस गाइडलाइंस, तो दे से कि पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए आपने अप्लाइकेशन करने लिए हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की ऑन द वैजिनल वॉल्ट, ताकि उसको स्ट्रेंथनिंग मिल जाती है। बिकॉज आपका जो स्टम्प है, जो वैजिनल वॉल्ट का स्टम्प है, वो आपका उससे स्ट्रेंथन हो जाता है और इस तरीके से पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स का इंसिडेंस अल्टीमेटली कम हो जाता है। और जी एक पेशेंट जो सेकंड डिग्री प्रोलैप्स के साथ आ रही है, सही है, उसकी एज भी 60 ईयर की है, ठीक है, और कोई कोमॉर्बिड नहीं है, लेकिन 60 ईयर एज है और सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या बेस्ट होगी? इसको पैसिव करें या वजाइना हिस्टेरेक्टोमी करें? बेटा आप तो इस आंसर खुद ही इसमें देखें, आप बता रही हैं 60 ईयर वाली पेशेंट को आप यूट्रस क्यों प्रिजर्व करेंगी? पहले मुझे ये बताएं, 60 ईयर की एज की पेशेंट को क्या यूट्रस प्रिजर्व करके कोई फ़ायदा मिलेगा आपको पैसरी रख के? लेकिन जैसे हमने बुक में पढ़ा है कि एल्डरी जो ओल्ड एज की औरतें होती हैं, तो उनमें हम सर्जरी नहीं करते, पैसिव रख देते हैं, डू जो यू या फिर थिंक अनफिट है सर्जरी के लिए। डू यू थिंक 60 ईयर्स इज ओल्ड एज? अगर आपको सिनेरियो में 60 ईयर्स नॉट एट ऑल इन ओल्ड एज, ठीक है, अगर कोई सिनेरियो के अंदर कोई भी कोमॉर्बिड नहीं है, लाइक हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोई कार्डिक इलनेस नहीं है, उस पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड आपके पास नहीं है, जस्ट आपके पास पूछा गया है द बेस्ट ऑप्शन, तो डेफिनेटली इट्स द वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर और अगर सेकेंड सेकंड डिग्री डिग्री। प्रोलैप्स पे जी बिल्कुल, सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स तो सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स बेसिकली आउटसाइड द वजाइना, वो तो हाइमन से नीचे आया हुआ होता है। इन दिस केस यू हैव टू गो फॉर द वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर, बिकॉज सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स कैन नेवर बी विदाउट सिस्टोसीलियर रेक्टोसील। ठीक है, इट विल बी along it will be having सिस्टोसीलियर रेक्टोसील, तो दैट इज़ वाई आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर इसका साथ करेंगे। अगर हाँ, अगर आपके पास 75 ईयर ओल्ड पेशेंट आ जाती है, कोई कार्डिक इलनेस है, उसको डिबिलिटेटिंग इलनेस है, और अब आपको यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो उस केस में यस, अगर पैसरी भी समटाइम्स नहीं है, तो फिर आप उसमें कॉल्पोकोलिसिस कर लेते हैं। कॉल्पोकोलिसिस होता है कि इंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स को कट करके उनको आपस में आप उनको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं और प्रोलैप्स को थोड़ा ऊपर पुश कर लेते हैं, तो उसको चूंकि उसको सेक्चुअल कंसर्न भी नहीं रह गया और उसका कोई आप उतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी भी नहीं कर सकते, तो इन दैट केस कॉल्पोकोलिसिस इज़ एडवाइजेबल, क्योंकि पैसरी भी वहाँ पे एक्चुअली ओल्ड एज के केस में क्या होता है कि एट्रोफिक स्किन होती है और वहाँ पे एस्ट्रोजन हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है, तो पैसरी की वजह से अल्सर्स बन जाते हैं, तो इसलिए पैसरी इन पेशेंट्स में कंपैरेटिवली अनसेफ हो जाती है। तो इसलिए अगर वो बिल्कुल स्टेबल है तो यू हैव टू गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट, लेकिन अगर उस पेशेंट में फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल कंसर्न्स हैं और उसमें प्रोलैप्स भी सेकेंड या थर्ड डिग्री है, तो फिर आप देखेंगे कि उसमें इधर यू हैव टू चूज बिटवीन कॉल्पोकोलिसिस या फिर आप उसको पैसरी इंसर्ट करें, डिपेंड्स, ठीक है, सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। ओके मैम। इसमें देखिए डिफरेंट चीज़ें सिनेरियोज आते हैं आपके पास कि अगर आपसे यंग एज पेशेंट है, शी वांट्स टू कंजर्व द यूट्रस एंड शी वांट्स टू कंजर्व द फर्टिलिटी, तो इन दैट केस एंड ऑल्सो इट्स आस्क्ड कि व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें देखिए सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज मैश रिपेयर का फेलियर जो होता है दैट इज़ वेरी मच लेस। ठीक है, और अगर आपके पास एट द सेम टाइम सिनेरियो आता है कि लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर आपके पास शी वांट्स, तो फिर यस इन दिस केस आप उसको पैसरी इंसर्ट करें या फिर उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में आप टीच करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास एडवांस एज, बहुत एडवांस एज है, फ्रेल पेशेंट है, कोमॉर्बिड्स हैं, तो इन दैट केस कॉल्पोकोलिसिस, in that case remember that pessary insertion is also not a good option because it leads to ulcer formation, it leads to erosions, it leads to bleeding, तो इसलिए आप उसमें फिर कॉल्पोकोलिसिस दैट्स वाई चूज़ करते हैं। हाँ, अगर वो 60-65 की एज में है, कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, सेकंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, तो फिर इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द डेफिनेटिव एंड द बेस्ट मैनेजमेंट इसकी, यू हैव टू गो फॉर द वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, और वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करने के बाद आपने
एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करना है आपने। तो सिंपल जो स्टेप्स होते हैं वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी के वो थोड़े से आपको आने चाहिए कि आपने सबसे पहले जो पेशेंट में आपने डॉर्सल पोजीशन में, लिथोटॉमी पोजीशन में उसको लाई डाउन किया, आपने उसको ड्रेप किया, आपने उसको एडिक्वेट कवर करने के बाद उसमें आपने जो यूट्रस को पूरा असेस करना है, उसका साइज़ चेक कर लेना है, फॉर्नेसिस देखनी है आपने बायोमैनुअल पेल्विक करके, आपने यूट्राइन साउंड से ब्लैडर की लोअर लिमिट को फील कर लेना है ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है आपने सिस्टोसील को रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आपने सर्कुलर इंसिजन दिया, आपने एंटीरियर वैजाइनल वॉल को सेपरेट किया ब्लैडर से, और पोस्टीरियरली आपने जो पोस्टीरियर वैजाइनल वॉल थी आपने उसको सेपरेट किया ताकि आपका जो रेक्टम है वो उसमें बिल्कुल पीछे हो जाए। अब आपने जब पोस्टीरियर वैजाइनल वॉल को सेपरेट किया तो यहाँ से आपने यूट्रो वैजाइनल पाउच को ओपन करना है। यूट्रो वैजाइनल पाउच को ओपन कर लेने के बाद आपने यूट्रस को रिफंडस उसको एक्सटीरियराइज कर लेना है, बाहर निकाल लेना है उसको। आपने यूट्रस को बाहर निकाल लेने के बाद आपका जो 3 क्लैंप मेथड होता है, यहाँ पे आप रिवर्स चलते हैं। सबसे पहले आपका यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, आपका ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, फिर आपका यूट्राइन आर्टरी का क्लैंप है, और फिर आपका टिबो ओवेरियन का क्लैंप है। आपने तमाम क्लैंप्स लगा लेने के बाद आपने यूट्रस को रिमूव कर देना है, वॉल्ट को आपने रिपेयर करना है, डबल लेयर्स में स्टिच कर देना है। आपने जो एंटीरियर वैजाइनल वॉल की जो रिडंडेंट एक्स्ट्रा स्किन थी उसको आपने रिमूव कर दिया, और डबल लेयर्स में आपने वॉल्ट को स्टिच कर दिया। आपने यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स जो थे उनको एक्सटीरियराइज करके उनको प्लाइकेट कर दिया ताकि पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स का रिस्क ना हो सके। फिर उसके बाद आपने मज़ीद ये कि पेरिटोनलाइज भी कर दिया उस एरिया को, और उसके बाद आपने 24 आवर्स के लिए पैकिंग प्लेस की, और फिर उसके बाद आपने उसको फॉलोअप के लिए कॉल करना है, ठीक है। तो ये मेन स्टेप्स हैं जो वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी के हैं। आपका एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी और वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी का प्रोसीजर में आप लोग ट्यूबो ओवेरियन लिगामेंट को पहले पकड़ते हैं, सेकंड क्लैंप आप लगाते हैं यूट्राइन आर्टरी के ऊपर, थर्ड क्लैंप होता है आपका यूट्रोसेक्रल लिगामेंट पे। लेकिन अगर आप वैजाइनल करते हैं तो यहाँ से आपने पहले यूट्रोसेक्रल फिर यूट्राइन आर्टरी और सबसे ऊपर आपका ट्यूबो ओवेरियन लिगामेंट लगाया आपने। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ओवरीज कंजर्व करनी है तो फिर आपका क्लैंप कहाँ पे लगेगा, तो वो आपका ट्यूबो ओवेरियन पे लगेगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ओवरीज निकालनी है, रिमूव करनी है, तो फिर क्लैंप कहाँ लगेगा, तो वो आपका कहाँ पे लगेगा, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट पे, जो कि आपकी ओवरीज को पेल्विक वॉल्स के साथ कनेक्ट करे, ठीक है। क्लियर है डॉक्टर आबिया, एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, आपने क्या बोला कि अगर हमने ओवरीज को प्रिजर्व करना है तो फिर इनफंडिबुलम लिगामेंट पे लगाएंगे। इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट आपका ओवरीज को लेटरल वॉल है ना, पेल्विस की वॉल से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट पे आपने क्लैंप लगा दिया ताकि आप उसको कट करके ओवरीज को यूट्रस के साथ ही निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने ओवरीज को प्रिजर्व करना है तो फिर आप शुरू में यानी कि मीडियली रहेंगे ना, आपने शुरू में जो आपका आता है ट्यूबो ओवेरियन लिगामेंट, वहाँ से आपने उसको क्लैंप कर दिया, कट कर दिया, लाइगेट कर दिया, और फिर आपने ओवरीज को प्रिजर्व कर लिया। अब आपके पास सवाल पूछा जाता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो यूरेटरिक इंजरी का इंसिडेंस है वो कहाँ पे कॉमन है। तो आप देखें कि जो आपका यूरेटर है, यू मस्ट रिमेंबर कि यूरेटर बेसिकली इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बिहाइंड द पेरिटोनियम जा रहा होता है, और ये लैटरली जो पेल्विक ब्रिम है उसको क्रॉस करता हुआ मीडियली आता है। तो अब आप जब ट्यूबो ओवेरियन लिगामेंट पे क्लैंप लगाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत लीस्ट लाइकली है कि आपका यूरेटर डैमेज हो, ठीक है। फिर ये उसके बाद आपकी जो ओवेरियन यूट्राइन आर्टरी है उसकी लैटरली पड़ा हुआ होता है। अगर आप अपने क्लैंप को मीडियल रखते हैं तो फिर लेस लाइकली है कि आपने यूरेटर को डैमेज किया है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे आपने उस तरीके से नहीं रखा तो फिर यू कैन डैमेज द यूरेटर जब आपने यूट्राइन आर्टरी का क्लैंप लगाया, यहाँ डैमेज कर सकते हैं। और थर्ड इज़ कि जब आप यूट्रोसेक्रल लिगामेंट को या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को आप क्लैंप लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्रॉस करता है यूरेटर, तो यहाँ पे आके कॉमन रिस्क है
कि यूरेटर कैन बी डैमेज्ड। तो अल्टीमेटली कोर्स ऑफ द यूरेटर और साथ में हिस्टेरेक्टमी, ये तमाम चीज़ों के थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए ताकि यू मस्ट अवॉइड द यूरेटारिक इंजरी। क्लियर? डॉक्टर राबिया आपको कुछ मैम आप रिपीट कर सकते हैं किस सेकंड? किस चीज़ को बेटा? ये जो आपने लास्ट बात बताई है। Beta, generally speaking, if the ureter, you talk about the ureter, it is about 25 centimeters in its length. ठीक है? It comes out from the kidney and ultimately it enters the pelvis and through the pelvic brim यहाँ से cross होके ये जो uterine vessels हैं इनके laterally होके यहाँ से ये medial cross करता है इनको, और जहाँ से फिर ये जो bladder हैं उसमें इसके यूरेटर का पाथ ये एंटर होता है। ठीक है? अब आपके पास जब आपने हिस्टेरेक्टमी का प्रोसीजर कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली यू मस्ट रिमेंबर कि यूरेटर इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो आप जितना ज़्यादा क्लोज टू द यूट्रस रहेंगे उतना ज़्यादा आप यूरेटर को इंजरी को अवॉइड करेंगे। ठीक है? लैटरली नहीं बल्कि मीडियली रहना है आपने। तो इसलिए जो आपका जो क्लैम्प्स हैं दैट शुड बी डायरेक्टेड मीडियली टुवर्ड्स द यूट्रस, नॉट लैटरली, बिकॉज यू विल डैमेज द यूरेटर इन दिस वे। तो आपका जो क्लैम्प है यूट्राइन आर्टरी का, वहाँ से आपका जो यूरेटर है वो लैटरल टू मीडियल क्रॉस करता है। तो एक तो वहाँ पे आपने क्लैम्प बड़ा केयरफुल होकर लगाना है, मीडियली लगाना है यूट्राइन आर्टरी के ऊपर। और सेकेंडली ये कि जो आपका ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, क्या जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ये वहाँ से क्रॉस करता हुआ जो यूरेटर है वो ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर में एंटर होता है। तो वहाँ पे भी आपने अगर आपकी ड्यूरिंग द प्रोसीजर बहुत अच्छी सेपरेशन हो जाए ब्लैडर की फ्रॉम द यूट्रस, जो कि हम लोग जैसे आपने सिजेरियन किया हुआ है तो उसमें सिजेरियन में आपको पता है कि हम लोग जनरली ब्लैडर को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द यूट्रस। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप हिस्टेरेक्टमी के प्रोसीजर में बहुत अच्छा ब्लैडर सेपरेट कर दें फ्रॉम द यूट्रस सर्विक्स, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि आपका जो ब्लैडर है वो डाउनवर्ड्स पुश हो जाएगा और आपके जो यूरेटर्स हैं वो लैटरली शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो रिस्क है आपके पास यूरेटर डैमेज होने का वो along द यूट्राइन आर्टरी या फिर along द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल यूट्रोसैक्रल दोनों के along। ठीक है? डॉक्टर आबिया, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ स्टेप्स थे जो कि थोड़ा सा मैं स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई चोक स्टेशन है तो उसमें भी आपसे स्टेप्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी में देखें ना कि देखें आपने फॉर एग्जांपल ओवरीज कंजर्व करनी है तो क्लैंप कहाँ लगाएंगी? आपने कंजर्व करनी है आप ओवरीज, तो आप वो ओवेरियन लिगामेंट पे लगाएंगे। अगर वो पूछते हैं कि आपने ओवरीज निकालनी है, शी इज़ 49 ईयर्स ऑफ एज, तो अब इसकी सिस्टिक ओवरीज हैं, अनहेल्दी ओवरीज हैं एंड यू नीड टू रिमूव द ओवरीज, तो कहाँ पे लगाएंगे? तो फिर इन दैट केस आप थोड़ा सा लैटरली जाके इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट पे लगाएंगे जो कि ओवरीज को लैटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट कर रही हैं, ताकि आप ओवरीज को भी साथ ही निकाल दें अलॉन्ग विद द यूट्रस। ठीक है? बस ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहिए। जो इनफंडिबुलम जो पेल्विक लिगामेंट है इसका दूसरा नाम सस्पेंसरी लिगामेंट है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आज की क्लास एंड करने पे जी, आज की क्लास हमारी मैनेजमेंट ऑफ यूट्रोजेनल प्रोलैप्स के ऊपर थी, इसको फिर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, डॉक्टर राबिया, डॉक्टर बताओ, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।